हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ चौथा है जनन स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लें कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जन साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि स्वस्थ जनन अंग एवं सामान्य प्रकारों को हम कह सकते हैं क्या, जनन स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। जनन स्वास्थ्य को साधारण भाषा में कह सकते हैं क्या, स्वस्थ जनन अंग तथा उसे के द्वारा सामान्य कार्य किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, जनन स्वास्थ्य कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य की क्या परिभाषाएं हैं। इनके अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, असामाजिक स्वास्थ्य सम्मिलित है तो उसे हम कह सकते हैं क्या, जनन स्वास्थ्य कह सकते हैं। यदि जिस समाज में ये चारों स्वास्थ्य मौजूद हैं उस समाज को हम लोग जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात स्वस्थ समाज उसे कहेंगे जो जननात्मक रूप से स्वस्थ हो, अर्थात उसके अंदर भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य इत्यादि सम्मिलित हो तो ऐसे समाज को हम लोग बोल सकते हैं जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कह सकते हैं। आइए जनन स्वास्थ्य की समस्याएं एवं कार्यनीतियां, ये जो टॉपिक है आपके NCERT बुक में दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। भारत हमारा पहला देश है जो जनन स्वास्थ्य को एक उद्देश्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रम की शुरुआत की। किसके सापेक्ष में, जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले इसे राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रम के अंतर्गत रखा। उस समय उस कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया था, परिवार नियोजन। अब उसे हम बोलते हैं क्या, परिवार कल्याण। इसका जो कार्यक्रम की योजना की शुरुआत थी 1951 में हुई थी। इसके अंदर काफी प्रोग्राम को बढ़ावा मिला, काफी अच्छे रिजल्ट मिले। अब इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर हेल्थ के नाम से हम जानते हैं। इनका क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, RCH का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना, जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों में क्या करना, जागरूकता प्रदान करना, पैदा करना। दूसरा है जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करना। यदि हम लोगों को जागरूक कर पाए तो हम लोग जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। आइए किस किस रूप में किन किन लोगों का योगदान रहेगा जनन स्वास्थ्य के जागरूकता में। नंबर 1 है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। हमारे देश के अंदर बहुत से सरकारी एवं गैर सरकारी NGO जो हैं वो जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमको चाहिए कि श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करके और प्रिंट मीडिया मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करके हम लोग जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये कार्यक्रम कौन कर रहा है, सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं चल रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। नंबर 2 है सूचना को प्रसारित करने में योगदान। जो जागरूकता सूचना है उसको प्रसारित कर लोगों में फैलाने का मुख्य कार्य क्या है, बच्चों के माता पिता का पहला योगदान होना चाहिए, उनके निकट संबंधियों का योगदान होना चाहिए, मित्रों का योगदान होना चाहिए और सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होना चाहिए जनन स्वास्थ्य की जागरूकता को फैलाने के लिए। 3 है विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना। जागरूकता के संबंध में, जनन स्वास्थ्य के संबंध में सबसे अच्छा ये तरीका है कि इसको पाठ्यक्रम में ही क्या किया जाए, डाल दिया जाए। इसीलिए आपके इस टॉपिक में क्या है,
जनन स्वास्थ्य डाला गया है, जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। चौथा है जानकारियां। किशोरावर्ग के लोगों को निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके अंदर जनन स्वास्थ्य के प्रति क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। नंबर 1, जनन अंगों का। किशोरावस्था के बच्चों में, लोगों में क्या है, जनन अंगों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। उनके संरचनात्मक कार्यक्रम के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, किशोरावस्था एवं बदलाव। प्रत्येक लोगों के जीवन में किशोरावस्थाएं आती हैं और किशोरावस्था के दौरान अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों में अलग होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं। इसका ज्ञान उन बच्चों को होना चाहिए। थर्ड है सुरक्षित एवं स्वस्थ यौन क्रियाएं। यदि शादी के उपरांत वो जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो क्या करेंगे, सुरक्षित एवं स्वस्थ यौन क्रियाओं को प्रारंभ करेंगे, अर्थात असुरक्षित यौन संबंधों से बचेंगे, क्योंकि असुरक्षित यौन संबंधों से क्या होंगे, कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा है यौन संचारित रोग। उनको क्या जागरूक करना हो कि कुछ असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा कुछ रोग जो होते हैं बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। उसके अंतर्गत है एड्स। एड्स एक ऐसा बीमारी है जो HIV नामक वायरस से होता है। इसके प्रति बच्चों को क्या करना है, जागरूक करना चाहिए। इससे वो क्या करेंगे, इसका बचाव करेंगे और अन्य विभिन्न तरीकों के द्वारा असुरक्षित यौन संबंधों से बचेंगे। पांचवा उद्देश्य है शिक्षित करना। किन लोगों को शिक्षित करना, जो जनन क्षम जोड़ी है, जो फर्टाइल कपल हैं उनको, और जो विवाह योग्य हो गए हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, जानकारी प्रदान करना चाहिए। किसके संबंध में, गर्भ निरोधक विकल्प। अपने परिवार की जनसंख्या को कम करने के लिए उनके अंदर गर्भ निरोधक विकल्प की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कम से कम परिवार बढ़े। यदि छोटा परिवार रहेगा तो सुखी परिवार रहेगा। दूसरा है गर्भवती माता के देखभाल। इन लोगों को ये जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो गर्भवती माताएं हैं, उनको क्या खाने चाहिए, क्या पीना चाहिए, उनको क्या आराम की आवश्यकता है, ये सभी देखभाल की शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। तीसरा है जन्म के बाद माँ एवं बच्चों का देखभाल करना कि क्या वो खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। चौथा स्तनपान का महत्व। गर्भवती माता या संतान उत्पन्न करने के बाद जो माताएं होती हैं वो बच्चे को क्या करती हैं, गर्भ अवस्था के बाद अपने बच्चों को क्या स्तनपान कराती हैं। उनका ये महत्व होना चाहिए। स्तनपान जन्म से 6 महीने तक बच्चों को कराना चाहिए, क्योंकि स्तनपान से निकला हुआ प्रथम जो दूध है उसमें कोलेस्ट्रम होता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को क्या करते हैं, संचारी रोग से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते। अगला है लड़का एवं लड़कियों में क्या करते हैं, समान व्यवहार करना चाहिए, उनको समान अवसर प्रदान करना चाहिए। अब हम जागरूकता के अगली कड़ी में देखते हैं क्या, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। भावी पीढ़ी को या समाज को ये ज्ञान कराना होगा, ये जागरूक कराना होगा कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के सापेक्ष में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो हम चाहेंगे कि हमारी जनसंख्या कम से कम रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें। ऐसी जागरूकता लोगों में फैलानी होगी। सातवां है सामाजिक उत्पीड़न। यौन समस्या है दुरुपयोग, जिसके संबंधी क्या है, यौन संबंधी अपराध होते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। यदि उसको सही ढंग से यौन शिक्षा मिलेगा तो वे लोग क्या होंगे, यौन अपराध करने से बचेंगे। अब तक हमने क्या देखा, जागरूकता अभियान के तहत अनेक बातों को जाने। अब देखते हैं क्या, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रम सरकार क्या कर रही है। जनन के स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कार्यक्रम चला रही है। अभी तो जागरूकता के बारे में हमने देखा, अब हम कार्यक्रम के बारे में देखा जो समाज में उपस्थित है। नंबर 1 है चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना।
हमारे देश में अब चिकित्सा की सुविधा बहुत ही एडवांस हो चुकी है, जिसके सापेक्ष में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। सर्वभरता मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल करना। हमारे सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है, उपयोगी सिद्ध हुई है। उनको भोजन कराना, उनकी हमेशा देखभाल कराना, 9 महीने तक टीकाकरण कराना, ये सब बातें फ्री ऑफ कास्ट क्या है, सम्मिलित। नंबर 2 है प्रसव। प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के डिलीवरी के दौरान अनेक सुविधाएं दी गई हैं। गांव में आशा नर्सों को क्या किया गया है, देखभाल के लिए वहां लगाया गया है। साथ ही साथ नजदीक ही क्या है, हॉस्पिटल खोले गए हैं, जिससे प्रसव में क्या हो, दिक्कत न हो। लोगों को इतना जागरूक बना दिया गया है कि अब वो लोग क्या है, हॉस्पिटल में ही प्रसव कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जच्चा बच्चा दोनों ही क्या हो, सुरक्षित रहें। ये सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं। नंबर 3 यौन संबंधी संचारी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके प्रति भी क्या है, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चौथा है गर्भपात, जिसे बोलते हैं एबॉर्शन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गर्भपात कराते हैं, चिकित्सीय गर्भपात बोलते हैं उसको। ये क्या होता है, कभी कभी जो बच्चे जो अंदर भ्रूण पल रहा होता है उसके अंदर कोई बीमारी हो जाती है, या परिवार में जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तब डॉक्टर क्या करते हैं, सुरक्षित गर्भपात कराते हैं, जिससे क्या होगा, मृत्यु की दर कम होती है। मतलब माताओं की जो मृत्यु की दर है वो कम होती है, क्योंकि लोग यदि घर पे गर्भपात कराते हैं, इससे क्या होगा, जो माँ है उसके मृत्यु की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम जब हॉस्पिटल में कराते हैं तो सुरक्षित गर्भपात संभव हो सकता है। अगला है गर्भ निरोधक। चिकित्सीय सहायता के अंतर्गत बहुत से गर्भ निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया गया है, जिससे परिवार की जनसंख्या कम होती है। गर्भ निरोधक के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है माहवारी समस्या। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यमसी के दौरान अनेक महिलाओं में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन समस्याओं को भी चिकित्सीय समाधान प्रदान किया गया है। अगला है बंधता बांझपन। बांझपन दूर करने के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी अन्य विधियों का आविष्कार हो चुका है, इसको भी हम लोग लास्ट के वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि सरकार द्वारा बहुत से जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चिकित्सीय समाधान बनाए गए हैं, चिकित्सीय सुविधा दिए गए हैं। अब दूसरा देखते हैं प्रतिबंध। लिंग परीक्षण। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी बुराई है क्या, लिंग परीक्षण। लिंग परीक्षण के दौरान हम ये जान लेते हैं कि भ्रूण में पलने वाला जो संतान है वो कन्या है या बालक है। अब उसको क्या करते हैं, लोग गर्भपात करा देते हैं, जिससे कन्या भ्रूण हत्या की मामला क्या है, अत्यधिक बढ़ रही है। सरकार ने इसको कड़ाई से पालन किया है और इसके ऊपर कन्या भ्रूण हत्या पे कड़े से कड़े नियम को लागू किए हैं। डॉक्टरों को ये सलाह दी गई है कि वो लिंग परीक्षण अपने हॉस्पिटल पे न कराएं, न बताएं कि भ्रूण में पलने वाला बच्चा कन्या है या बालक है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या पे लगाम लगाया जा सकता। उसके अंतर्गत देखते हैं एक उल्वेदन है। उल्वेदन की विधि में भी क्या होता है, लिंग का परीक्षण किया जा सकता है। शुरू में इस विधि का इस्तेमाल उल्वेदन, जिसे एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, इस विधि का निर्माण अच्छाई के लिए हुआ था। इस क्रिया के दौरान एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, उसमें कुछ घुले हुए पदार्थ और भ्रूण की कोशिकाओं का हम लोग परीक्षण करते हैं। परीक्षण के दौरान कुछ जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि आपका क्या है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल अनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है। इस सभी इन सभी जो आपके जेनेटिकल डिजीज है, इसका पता उल्वेदन से लगाया जा सकता है। लेकिन लोग इसका क्या है, दुरुपयोग करने लगे हैं, लिंग के पहचान में इसकी मदद करने लगे, इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया
तीसरा सरकार की ओर है टीकाकरण कार्यक्रम। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उस बीमारियों के प्रति लोगों को, बच्चों क्या टीकाकरण के लिए उद्देश्य बनाया गया है कि बच्चों को क्या किया जाए, निःशुल्क टीका प्रोवाइड किया जाए, जो समय समय पे आने वाली बीमारियों के प्रति बच्चों को क्या करे, सुरक्षा प्रदान कर सके। ये भव्य रूप से क्या है, टीकाकरण प्रोग्राम हमारे देश में चलाया जा रहा है। अगला है अनुसंधान को बढ़ावा। जनन संबंधी जो समस्याएं हैं उनके प्रति अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए देखते हैं सहेली। आप जानते हैं सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जिसका निर्माण भारत के अंदर लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसने सबसे पहले गर्भ निरोधक गोली सहेली का निर्माण किया, जो इस अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं लाभ। जनन स्वास्थ्य के प्रति यदि लोगों को जागरूक करा दिया जाए, चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान किया जाए तो उससे क्या लाभ होते हैं। नंबर 1 है, इससे मातृ शिशु जो मृत्यु दर में कमी आई है। क्या आई है, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। नंबर 2 है, लोग क्या हो, लघु परिवार की ओर ज्यादा ध्यान लगाने लगे कि लघु परिवार के क्या फायदे हैं, ये जान गए हैं लोग। और 3rd है, जनन समस्याएं जो हैं, जनन संबंधी समस्याएं हैं वो कम हुई है। इस तरह हमने क्या देखा, जनन स्वास्थ्य की परिभाषाएं देखी, जनन स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कौन कौन से पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से चिकित्सीय समाधान सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।